गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पाँचवें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम ग्रीक फिलॉसफी के एक बेहद मजबूत आधार स्तंभ प्लेटो के चिंतन पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे कल कहा था कि कोई भी विचारक इसलिए महान नहीं होता कि उसने कोई बहुत बड़ी अवधारणा दी या विचार दिया, बल्कि बड़ा विचारक वो होता है जिसके विचारों पर चर्चा लगातार जारी रहे। उदाहरण लीजिए, प्लेटो हम पढ़ रहे हैं, 2500 साल पहले के विचार आज भी चर्चा में हैं। आप और हम पढ़ ही रहे हैं ना। और पूरी दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चर्चाओं में, गोष्ठियों में प्लेटो के नाम पर चर्चा भी हो रही है, आलोचना भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है, उनमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। और यही इस विद्वान की जीत है। आप ताज्जुब करेंगे इस बात को लेकर कि जो उन्होंने यूनान क्षेत्र की या यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी, जिसको उन्होंने एकेडमी का नाम दिया था, बनाई थी, तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे वहाँ एडमिशन या प्रवेश पाने के लिए व्याकुल रहा करते थे। बड़े बड़े शासक चाहते थे कि उनके बच्चे वहाँ पढ़ें, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। इस बात की चर्चा आज से 2500 साल पहले ग्रीक फिलॉसफी में हो रही थी, यूनानी दर्शन में हो रही थी, और उससे भी बहुत पहले भारतीय दर्शन के अंदर भी ज्ञान को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया गया था। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे जो कल बात कर रहा था प्लेटो के आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट की विशेषताएं, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कमियां या खामियां या दोष कौन कौन से हैं। ध्यान रखिए इस बात को कि प्लेटो ने अपने ही जीवन में अपने बहुत से विचारों को अस्वीकार किया है। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है, जो राजनीतिक चिंतन के विद्यार्थी होने के नाते मुझे बड़ी पसंद है। और मैं सोचता हूँ कि आपको भी पसंद आनी चाहिए कि यदि अपनी ही कोई बात पसंद ना आए या समय के साथ बदलने की ज़रूरत हो, तो इंसान को संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी गलती मानने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने शुरू में ये कहा कि उसका आदर्श राज्य जो है वो एक व्यक्तिपरक शासक है, इतने गुण हैं उसके अंदर कि वो धरती पे ईश्वर का अवतरण है। लेकिन बाद में जो उनके वृद्धावस्था की रचनाएं हैं, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कानून शासन जो है व्यक्ति के स्थान पर कानून का होना चाहिए। यानी इससे सीखने को ये मिलता है कि वो अपने ही विचारों को बदल रहे हैं समय के साथ साथ। आज हम देखते हैं उनके आदर्श राज्य की आलोचनाएं, जो उनकी योजना थी उसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या थे। पहला बिंदु है स्वतंत्रता का निषेध। देखिए, हमने शिक्षा पढ़ा, हमने न्याय पढ़ा, हमने साम्यवाद पढ़ा। आपने अगर ध्यान दिया हो, प्लेटो ने केवल कर्तव्यों की बात की है। अधिकार या स्वतंत्रता, इन विषयों पर या तो वो मौन है या सख्ती से इन्हें दबाने की बात करते हैं। जैसे शिक्षा में आप किस वर्ग में जाएंगे ये तय करना आपका अधिकार नहीं है, शिक्षकों का अधिकार है। जिस वर्ग में आप चले गए उसे आप बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि उसके राज्य में, उसके आदर्श राज्य में जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, चाहे हम आधुनिक काल की बात करें या उस समय के समांतर की भी, जो आज़ादियाँ मनुष्य चाहता है, प्लेटो के आदर्श राज्य में वो उपलब्ध नहीं है। अगला बिंदु, जो उनका कार्यात्मक विशेषीकरण है का सिद्धांत उन्होंने दिया है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, कि जो व्यक्ति जिस वर्ण की प्रधानता है वो उस वर्ग में जाएगा और जो आत्मा के 3 गुण हैं उसके,
विवेक, शौर्य और तृष्णा जो गुण उसमें है वो उसी श्रेणी में आगे बढ़ेगा। लेकिन अरस्तु जो उनके प्रिय शिष्य भी हैं और एक बड़े आलोचक भी, वो इस बात पर उनकी बड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल गुण भी हो सकते हैं। इतिहास में आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो बड़े महान योद्धा भी थे और उतने अच्छे चित्रकार भी थे, कवि थे, लेखक थे। अब और ऐसे एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आज सामने आए हैं, ये तब भी थे। लेकिन प्लेटो के जो आदर्श राज्य है उसमें आपको ये करने की अनुमति नहीं है। जिस वर्ण में आप हैं, जिस वर्ग में आप हैं, उसे आप किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। अरस्तु इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये जो कार्यात्मक विशिष्टीकरण है ये व्यक्ति के जो अन्य गुण हैं उनको ढक लेता है। अगला बिंदु, व्यक्ति और राज्य की समानता पर अत्यधिक बल। प्लेटो का एक उद्धरण या कोटेशन आपने पढ़ा होगा और अपने जब आप जवाब लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर तो कई बार उसको आप नोट भी करते होंगे, लिखते भी होंगे, आगे लिखेंगे भी कि राज्य बरूद के वृक्षों से नहीं उगते बल्कि ये उन मनुष्यों का ही रहस्य रूप होते हैं जो उस पर निवास करते हैं। यानी प्लेटो ने राज्य को मनुष्य मस्तिष्क का विराट रूप माना है। लेकिन उन्होंने इस प्रयास में राज्य और मनुष्यों के बीच में समानताओं को इतनी बारीकी से खोजने की कोशिश की है कि वो इस बात को भूल गए हैं कि दोनों में एक सीमित समानता तो हो सकती है, लेकिन ये कहना कि राज्य ही मनुष्य का विराट रूप है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई। और प्लेटो के दर्शन में पूरा का पूरा उनका जो दर्शन आगे बढ़ा है वो इसी बिंदु पर आगे बढ़ा है कि उन्होंने राज्य में और मनुष्यों में वो समानताएं भी खोजने की कोशिश की है जो कि उपलब्ध नहीं है और ना कभी हो सकती हैं। अरस्तु इस पर बड़ा उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अगला बिंदु, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। अब देखिए, आप और हम डेमोक्रेसी में जिंदा हैं, लोकतंत्र में हैं। समाज के एक बड़े वर्ग की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। प्लेटो के समाज का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग है, जो कि 20 साल की आयु में अपनी शिक्षा और 18 से 20 साल का जो उनका 2 साल का शारीरिक प्रशिक्षण है वो पूरा करके समाज में वापस जा रहा है। जो समाज का सबसे बड़ा वर्ग है उसमें कृषक हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें उत्पादक वर्ग के अन्य लोग भी हैं। प्लेटो 20 साल के बाद उनको फ्री कर देता है। उनका शिक्षण, उनका प्रशिक्षण, उनका विकास, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में इसका कोई इंतजाम नहीं है। अब आप सोचिए इस चीज़ को कि जो आपके समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, संख्या में बहुत बड़ा है, क्या उसको अपने विकास के लिए अवसर नहीं मिलने चाहिए, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रहा है। लेकिन प्लेटो के राज्य में उत्पादक वर्ग के लिए, उनके शिक्षण के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये उनके आदर्श राज्य की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। अगला बिंदु, शासक वर्ग को निरंकुश सत्ता। मैंने आपको बताया कि प्लेटो जिस तरह से अपने आदर्श राजा की व्याख्या करते हैं, उनके शुरुआत के दौर को देखें, सब अधिकार दे दिए, प्रजा को अधिकार नहीं है विरोध करने का, दार्शनिक राजा के खिलाफ जाने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और कोई संविधान भी नहीं है। राजा नियम, कायदे, कानून बनाएगा, प्रजा पर लागू करेगा, प्रजा का कर्तव्य है कि वो उनकी पालना करे। लेकिन इस दार्शनिक राजा के लिए साम्यवाद के अलावा और कोई कानून नहीं है। इससे आप अंदाज लगाएं कि उसने राजा को सारे अधिकार निरंकुश रूप से प्रदान किए। हालांकि बाद की जो उनकी रचनाएं हैं, द लॉज, स्टेट्समैन वगैरह, जो उन्होंने वृद्धावस्था में लिखी, उसमें उन्होंने राजा के लिए भी कुछ नियम, कायदे, कानून तय किए। लेकिन बाकी समय में उन्होंने
शासक को केवल अधिकार दिए हैं, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। और अरस्तु का यह मानना है कि निरंकुश व्यवस्था शासक को भ्रष्ट कर सकती है, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति है। आपने जिसको आदर्श राज्य बनाया है, आदर्श राजा बनाया है, जो दार्शनिक राजा है, यदि उसमें कोई विकृति आ गई तो उसको हटाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि वो पद का दुरुपयोग करता है, उसे कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था का वर्णन आपने रिपब्लिक में नहीं किया है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में क्या किया जाए, इस विषय पर प्लेटो मौन है, और ये उनके आदर्श राज्य की एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। अगला बिंदु, शासन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनकी उपेक्षा। देखिए, 50 साल की उम्र में, यानी 35 साल का तो शिक्षण, उसके बाद 15 साल का अनुभव, फिर उसका दार्शनिक राजा उनका सामने आएगा। लेकिन इस 50 वर्ष की अवधि में उस पर परिवार का साम्यवाद लागू है, संपत्ति का साम्यवाद लागू है, समाज की ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि वो दार्शनिक प्रशासक जो वर्ग है वो उनसे वाकिफ नहीं है। आपने सुना होगा कि एक कहावत लोकोक्ति है, वो जाकी फटी ना कभी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब आप समाज से कष्ट देखते हैं, उन्हें भोगते हैं, तो आपको उनके प्रति कष्ट का एहसास होता है। आप अपने आप को उनसे जोड़ के देख पाते हैं। उनके इस संरक्षक वर्ग में, गार्जियन क्लास के पास ऐसे अनुभव नहीं हैं। परिणाम, जो अधिकार उनको मिल रहे हैं, चलिए वो तो मिल गए, लेकिन उनका वो ठीक से प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर भी उनके आलोचकों को संशय है। अगला बिंदु, दास प्रथा के विषय में मौन। ये प्लेटो की सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है कि वो दास प्रणाली के बारे में चुप हैं। अगला जो विचार हम पढ़ेंगे, अरस्तु, उन्होंने तो दास प्रथा का बाकायदा समर्थन किया है। प्लेटो दास प्रथा के बारे में मौन है। अब दास भी आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, उसका एक हिस्सा है। संख्या भी उनकी अच्छी खासी है। उनके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी उनकी किसी पुस्तक में दिखाई नहीं देती है, ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। अब आपके राज्य में, चाहे वो युद्धबंदी हों या मंदबुद्धि हों या अन्य किस्म के लोग हों, एक बड़ी संख्या आपके राज्य में निवास कर रही है, और उनके लिए किसी भी किस्म के नियम, कायदे, कानून का ना होना, ये शासन की दृष्टि से एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। और प्लेटो दासों के बारे में मौन है। धन्यवाद।